अभी तुम जो 10-12 दिन से कर रहे हो ना फॉरेक्स, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी। जनरली क्या होता है पता है, इतने दिन करने के बाद है ना, आपको याद रखना मेरी बात, 1-2 दिन बाद सपने में आएगा ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी। एक आध बार तो इधर बैठे हुए जितने भी जन, एक आध बार तो सपने में आएगा। आता है। चलो 1-2 जन को आ गया, बाकी आएगा अचानक से नींद में उठ गया, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी। ऐसा आ जाएगा, क्या चल रहा है ये आएगा। अगर ये सब हो रहा है तो आप तरक्की कर रहे हो, ऐसा। वो कहते हैं ना कि इतना होना चाहिए कि वो आखा दिन दिमाग में चलते रहे, तो वैसा अभी धीरे धीरे करके हो जाएगा। सबको याद रखना, सबको एक ना एक दिन आएगा सपने में, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। चलो हम लोग करने जा रहे हैं अभी टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं ज़रा ये एज सच को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट? ये है ना बेसिकली कैपिटल बजटिंग ही है, बट विथ फॉरेन एक्सचेंज। तो कुछ एक ऐसे सम्स है जिसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्लब नहीं कर सकते, इसके लिए ये अलग से टॉपिक है जहाँ पे आपको कुछ इक्विटी वैल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक है, और कुछ IRP PPP से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड टॉपिक है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स. So I recommend generally students to do this topic only after everything else is done, क्योंकि ताकि आप सब चीज़ को वापस समराइज करके एप्लीकेशन कर सको. So international financial management, everyone, फर्स्ट टॉपिक. अब ये सब सम थोड़े लंबे चौड़े बड़े हैं, तो इफ़ यू वांट टू रियली थोड़ा बहुत वहाँ पे कैलकुलेशन एक्सपर्टीज अगर आपको चाहिए वहाँ पे, तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा साथ में करो तो ज़्यादा हो पाएगा इजीली, वरना थोड़ा लंबा चौड़ा है ये सब क्वेश्चंस. और अगर ये क्वेश्चन आए तो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 8 से 10 मार्क के लिए आए, ऐसा है. और ये आए हुए है क्वेश्चन, वो मैं करा रहा हूँ. सो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया कभी, ऐसा. चलो एवरीवन, एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द लार्ज बिजनेस. अभी जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले जरा देख लेते कि करना क्या है क्वेश्चन में. कहीं पे कुछ बोले तो उन्होंने कहीं पे लाइन में बोला है एस्टिमेट द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज इन रियल टर्म्स, रियल टर्म्स इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीकन कंट्री फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज. फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी, पब्लिक एनपीवी, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग द फॉलोइंग. उन्होंने अफ्रीकन रैंड का और अपने को इंडियन रुपी का कुछ रिलेशन वगैरह दिया हुआ है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला आर कन्वर्टेड इन रुपीज एट डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड, ऐसा सब बोला हुआ है. रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है वहाँ पे 20%, ऐसे मैंने एब्रप्टली पढ़ा. सो इससे शायद आपको समझ में आ जाए अच्छा एनपीवी निकालना है. बाकी सब रैंडम पढ़ने जाओ तो अब थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ते. करना क्या है, XY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन लार्ज रिटेल बिजनेस इन इंडिया, मतलब ये इंडियन कंपनी है. इट इज कंटेम्पलेटिंग फॉर एक्सपांशन इनटू अ कंट्री ऑफ अफ्रीका by acquiring a group of stores having the same line of operation as that of India. The exchange rate for the currency of the proposed African country is extremely volatile. मतलब जो कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसका करेंसी बहुत वॉलेटाइल है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज प्रेजेंटली 40% अ ईयर. किधर का? वो अफ्रीका का. तो सर अपन साथ में जरा लिख लेते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन. मैं लिख लेता हूं अफ्रीका का. उन्होंने इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है अफ्रीका का 40%, और सामने मेरे को अपनी कंट्री इंडिया का भी दिया रहेगा. तो उन्होंने मेरे को इन्फ्लेशन में सॉरी, हाँ, सो आई विल डू इन्फ्लेशन में. तो अफ्रीका का उन्होंने दिया है 40%, इंडिया का 10% अ ईयर. आई राइट अफ्रीका 40% और इंडिया का 10% अ ईयर दिया हुआ है. ये मेरे को उन्होंने इन्फ्लेशन का डेटा दिया हुआ है. आगे क्वेश्चन में बोला है मैनेजमेंट ऑफ XY लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट दीज रेट्स आर लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर. मतलब आगे जाके भी इन्फ्लेशन जो भी टाइम लिमिट दिया है उसमें भी यही रहेगा. ओके. एस्टिमेटेड कैश फ्लोज इन रियल टर्म्स
in India as well as Africa for the first 3 years of the project are as follows. Public estimated cash flow in real terms, real. क्या आपने इन्फ्लेशन, रियल और अगर मैं हिंट दूं तो नॉमिनल, ऐसा कुछ सुना था कहीं पे? याद आ रहा है कुछ? फिशर इफेक्ट, फिशर इफेक्ट, फिशर इफेक्ट क्या बोलता है? फिशर इफेक्ट, फिशर इफेक्ट क्या बोलता है पब्लिक? फिशर इफेक्ट, फिशर इफेक्ट, फिशर इफेक्ट क्या बोलता है? नॉमिनल रेट इज नथिंग बट रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन। याद है फिशर ने क्या बोला था? फिशर ने कंक्लूड किया था कि जो दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन की वजह से ही है। तो फिशर ने आपको बताया था, और यही चीज अगर मैं एरिथमेटिकली लिखा, मैं अगर ज्योमेट्रिकली लिखो तो 1 प्लस नॉमिनल रेट इज 1 प्लस रियल इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। दिस इज फिशर इफेक्ट। अब फिशर इफेक्ट किधर यूज होता था पब्लिक? पीपीपी। तो क्या आपको याद है परचेसिंग पावर पैरिटी? वो भी जरा बता दो मेरे को। एज पर पीपीपी कैसे निकालते थे अपन सर? फॉरवर्ड निकालते थे, स्पॉट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन लेते थे अपन दोनों कंट्री का। सो 1 प्लस इन्फ्लेशन लेता था मैं दोनों कंट्री का। सो अगर मैं बेस करेंसी ले रहा हूं, उसका फॉरवर्ड ले रहा हूं, तो सर इन्फ्लेशन ऑफ वेरिएबल अपॉन बेस, ये पीपीपी में है। आईआरपी रहता तो इन्फ्लेशन के बदले इंटरेस्ट रेट रहता, और कुछ नहीं। समझा क्या? ये सब इन्फ्लेशन आते ही अपना दिमाग का घंटी बजना चाहिए कि अच्छा ये सब कुछ हो सकता है रे, ऐसा। अब उन्होंने मेरे को आने वाले ईयर 0 मतलब करंट ईयर 1, 2 और 3 ईयर के कैश फ्लोज दिए इन इंडियन रुपीज सर और इन अफ्रीकन रैंड्स। सर ये इंडियन रुपीज और अफ्रीकन रैंड्स में दिए हैं, और क्या आपके पास आने वाले 3 साल के अफ्रीकन करेंसी के रेट्स है या करंट रेट, क्या कहीं पे कुछ दिया है कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है? सो क्या करने का जरा देखते हैं। XY Limited assumes the year 3 nominal cash flows will continue to be earned each year indefinitely. ऐसा कहीं पे पढ़े थे क्या तुम? अगर इक्विटी में पढ़े थे, इक्विटी में मेरे साथ बैठे हो, इक्विटी वैल्यूएशन में इनडेफिनेटली थर्ड ईयर के बाद याद है मैं टाइमलाइन बनाते थे अपन, थर्ड ईयर के बाद परपेचुअल। तो अपन याद है P3 निकालते थे बेस्ड ऑन D4 अपॉन K माइनस जी। क्या क्या घुसा रहे सब में जरा देखना। कैपिटल बजटिंग के अंदर इक्विटी वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट, उसके साथ IRP, PPP, फिशर इफेक्ट, ये सब मैं क्यों लास्ट में करा रहा हूं यार, क्यों बता रहा हूं लास्ट में करने का? ये सब इट्स अ समरी ऑफ एवरीथिंग। सो उन्होंने बोला इनडेफिनेटली होगा, तो अपन देख लेंगे उसका क्या करेंगे। इट इवेल्युएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट यूजिंग, हाईलाइट करो पब्लिक ये, नॉमिनल कैश फ्लोस। लेकिन आपको दिया क्या था सब? रियल कैश फ्लोस दिया हुआ है। मतलब पब्लिक वो प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करता है नॉमिनल कैश फ्लो में, दिया है सब रियल कैश फ्लो। सर नॉमिनल और रियल कैश फ्लो में फर्क क्या? नॉमिनल और रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन का फर्क। सर क्या ज्यादा होगा इन्फ्लेशन के बाद, नॉमिनल कैश फ्लो ज्यादा होता है या रियल? नॉमिनल ज्यादा होगा। मतलब सर अगर मेरा कुछ रियल कैश फ्लो है उसमें मैं इन्फ्लेशन 10% ऐड करूं, जिसको मैं फैक्टर में लिखता हूं 1 प्लस इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल कैश फ्लो मिलेगा। या पब्लिक में नॉमिनल कैश फ्लो में 1 प्लस इन्फ्लेशन कर दूं डिस्काउंट, मतलब या इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिफ्लेट कर दूं तो रियल कैश फ्लो मिले पब्लिक। सो ये सब क्यों करवा रहा हूं मैं? क्योंकि उन्होंने रियल कैश फ्लो दिया है और उन्होंने बोला है प्रोजेक्ट को तुम हमको इवेल्युएट करके दो नॉमिनल कैश फ्लो में। तो सर एक चीज तो पक्का है, आपको पहले कैश फ्लोस को रियल से नॉमिनल करना पड़ेगा। समझे क्या? आगे, एंड द डिस्काउंटिंग रेट, नॉमिनल कैश फ्लोस और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करने का, ठीक है। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज अफ्रीकन रैंड 6 to ₹1। इधर से अपने को कुछ हिंट मिले। अभी उन्होंने पहला इंफॉर्मेशन दिया अपने को अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। इसका रेट दिया है सर स्पॉट में। किसका रेट दिया है सर स्पॉट में? रुपी का या अफ्रीकन रैंड का दिया है? स्पॉट में। ध्यान देना पब्लिक, इधर गलती नहीं करना। 1 रुपए का रेट दिया है या 1 अफ्रीकन रैंड का रेट दिया है? 1 रुपए का 6 अफ्रीकन रैंड, ये रेट दिया हुआ है उन्होंने। एवरीवन इन द क्लास, राइट? क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो सब मैं लिख रहा हूं।
मेरे को फिशर इफेक्ट की शायद जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उन्होंने रियल नॉमिनल बोला है, मैं रियल से नॉमिनल कैश फ्लो, नॉमिनल से रियल कैसे निकालने का वो डाल दिया, और दोनों का इन्फ्लेशन दिया हुआ है, तो शायद पीपीपी भी यूज करना पड़े। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के रेट्स यूज करने पड़े। वो सब सम्स के रिगार्डिंग जो चीज आपने छोटा मोटा इधर उधर पढ़ा वो सब मैंने डाला हुआ है, क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, अभी पता नहीं क्या क्या जरूरत पड़ेगा, बट डाल दिया जो भी रेलेवेंट है। हाँ, अभी करना क्या है वो देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी निकालने को बोला है, ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग द फॉलोइंग। क्या? अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू रुपीज एंड डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट। सो सर, आपके पास जो अफ्रीकन रैंड के कैश फ्लोज है उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सर पहले मैं लिख लेता हूं, आप लोग चाहिए तो अभी मत लिखना। अफ्रीकन रैंड में कैश फ्लोज क्या है जरा आप बता सकते हो मेरे को? मैं कैश फ्लोज लिखता हूं अफ्रीकन रैंड में। उन्होंने मेरे को कौन सा ईयर दिया हुआ है? ईयर जीरो में कैश फ्लो मतलब कैश आउटफ्लो। ईयर 0, 1, 2, 3 अफ्रीकन रैंड्स में 000 में मतलब थाउजेंड्स में दिया हुआ है। अपन थाउजेंड को इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर टेबल के ऊपर लिख सकते हैं इन थाउजेंड्स। -2 लाख, 50,000, 70,000, 90,000। तो सर अपन प्लॉट कर देंगे ईयर जीरो में अपने पास कितना? ईयर जीरो में माइनस कितना बोला? -2 लाख। तो 2 लाख मेरा आउटफ्लो होगा। ईयर 1 में उन्होंने बोला है 50,000 एवरीवन। ईयर 2 में आपको बोला था कितना? 70 और 90,000, 70,000 और 90,000। लेकिन क्या पूरा क्लास मेरे को बताएगा ये रियल है या नॉमिनल है? ये रियल है या नॉमिनल है? उन्होंने टेबल के ऊपर क्या बोला था? दीज आर रियल कैश फ्लोज। तो मैं लिख देता हूं दीज आर रियल कैश फ्लोज। लेकिन अपने को प्रोजेक्ट इवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल कैश फ्लोज। उन्होंने क्या बोला था? सब नॉमिनल में इवेल्युएट करो, क्योंकि ऊपर बोला इट इवेल्युएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लोज। तो सर नॉमिनल और रियल करने के लिए मेरे को जो रियल कैश फ्लो है उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर डालना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन का फैक्टर मतलब आज जितना इन्फ्लेशन इंडिया में है, इंडिया में जितना इन्फ्लेशन है वो आगे जाके इन्फ्लेशन कितने रेट से बढ़ेगा, और अफ्रीका में, दोनों में मैं लिख लेता हूं। तो पूरा क्लास ध्यान देना यहाँ पे, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है और अफ्रीका में इन्फ्लेशन है। इंडिया में आज मैं 0th ईयर पहले यहाँ पे ही लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो ईयर में। दिस इज ऑल 0th ईयर का इंफॉर्मेशन, दिस इज 1 ईयर का, दिस इज 2 ईयर का एंड दिस इज 3 ईयर का इन्फ्लेशन। तो सर आज के तारीख में दोनों कंट्री में इन्फ्लेशन समझो बेस पे 1 पे लेता हूं, मैं फैक्टर में लेता हूं। एक साल बाद इंडिया में इन्फ्लेशन कितने से बढ़ेगा सर? 10% से। तो जो भी कैश फ्लो है वो मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, या डिफ्लेट कर रहा हूं तो डिवाइड करूंगा। अफ्रीका में कितने से सर? 1.40, 40% है। तो सर 2 साल के बाद वाले कैश फ्लो में और 10-10 बार कंपाउंड करूंगा 10-10% से। तो जरा कैल्सियम में डालो 1.10 इंटू 1.10 1.21 और इक्वल टू मारो वापस एक बार तो 1.331। बोलना बोलो। सेम तरीके से सर मेरे को अफ्रीकन रैंड में 40 का जो इन्फ्लेशन है उसको कंपाउंड करो सर, 1.40 को कंपाउंड इंटू इक्वल टू करूंगा तो 1.96 और एक बार इक्वल टू मारो तो ये 2.744। अभी सर यहाँ पे अपने पास रियल कैश फ्लोज है, उसको अगर मेरे को नॉमिनल करना है तो मैं उसको कंपाउंड करूंगा जो अफ्रीकन करेंसी का रेट है। तो सर जो 2 लाख है प्रेजेंट में वो तो 2 लाख ही रहेगा, उसमें तो कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन बाकी के जो कैश फ्लोज है उसको मैं कंपाउंड करूं, मतलब 50,000 को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, इन्फ्लेशन उसमें ऐड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करो 1.40 से 50,000 को, कितना होगा? 70,000। 70,000 को 1.96 से 137, 200 और 90,000 को 2.744 से 246,960। अब जाके मेरे पास कैश फ्लो आ गया किसके? अफ्रीका के। आगे ये पहला चीज कर दिया, इसको डिस्काउंट बाद में करेंगे दोनों को साथ में लेके। ऑल कैश फ्लोस फॉर दिस प्रोजेक्ट्स विल बी डिस्काउंटेड एट 20% टू रिफ्लेक्ट हाई रिस्क। दैट्स इट। इग्नोर टैक्सेशन और डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने रेडीमेड दे दिया। लेकिन सर प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने के लिए जो अफ्रीकन करेंसी में है ये सब चीज, मैं एक चीज सिर्फ लिख देता हूं, एवरीथिंग इज इन थाउजेंड्स। पब्लिक ये सब चीज तो अफ्रीकन करेंसी में, मैं जब प्रोजेक्ट इवेल्युएट करूंगा मेरे पास इंडियन करेंसी के भी कुछ कैश फ्लोज है ना, इंडियन करेंसी के भी कुछ कैश फ्लोज है इंडिया के।
जरा देखो इंडिया का प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज क्या है, जरा इंडिया के प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज भी दिए उन्होंने तुमको, -50,000, -1500, -2,000 और -2,500, तीनों नेगेटिव है। तो मैं लिख लेता हूं इंडिया के कैश फ्लोज में -50,000 एवरीवन, फिर उन्होंने बोला माइनस कितना 1500, कैश फ्लोज क्या बोला -2,000 एवरीवन और -2,500। ये भी सब किस में है सर, ये सब भी रियल है या नॉमिनल? टेबल में जो भी सब कैश फ्लोज बोले सब उन्होंने रियल दिए, तो मैं सर इसमें से अभी नॉमिनल निकालने जाऊँ, इसको नॉमिनल निकालने जाऊँ मतलब कंपाउंड करूंगा सर, तो रियल से नॉमिनल जरा करो वहां पे, रियल कैश फ्लोज आई विल डू नॉमिनल कैश फ्लोज। तो 50,000 तो सर 50,000 ही रहेगा वहां पे, लेकिन सर इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसको कंसीडर करके मैं 1500 इंटू 1.1 करूंगा तो आई विल गेट हाउ मच 1650, 2000 इंटू 1.21 इंडिया का इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कितना 2420 और वहां पे 2500 इंटू 1.331 3328। Now, can I club both these cash flows? Can I club both these cash flows, everyone in the class? I can't club for one important reason. क्या इंडिया के कैश फ्लो किस में है सर? रुपी में है। और अफ्रीकन कैश फ्लो सर किस में है? अफ्रीकन कैश फ्लो मेरे पास अफ्रीकन करेंसी में। सो सर मेरे को दोनों को क्लब करने के लिए मेरे को अफ्रीकन कैश फ्लो को निकालना पड़ेगा, किसमें? इन रुपी टर्म्स में अफ्रीकन कैश फ्लो को निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए आगे जाके करेंसी के रेट्स क्या हो सकता है, जो अभी तक मेरे को उन्होंने सिर्फ स्पॉट रेट दिया हुआ है, सिर्फ स्पॉट रेट दिया हुआ है। तो सर अभी मेरे को निकालना पड़ेगा आगे जाके अफ्रीकन रैंड के रेट्स, मतलब रुपी का रेट्स इन टर्म्स ऑफ अफ्रीकन रैंड। कैसे निकालूं? मेरे पास दोनों के इन्फ्लेशन है एवरीवन, और उधर से मैं करेंसी के रेट निकाल सकता हूं एज पर पीपीपी एवरीवन, और जरा जो आपने फैक्टर निकाला ना वो भी आपको हेल्प करेगा। तो सर एज पर अगर पीपीपी में करूं तो अगर मैं, उन्होंने मेरे को स्पॉट में रेट दिया 1 रुपी इक्वल टू रुपी, मतलब रुपी को बेस में रखा है ना, और अफ्रीकन रैंड को वेरिएबल में। सो सर स्पॉट में रेट कितना है? स्पॉट में 1 अफ्रीकन रुपी इस क्या एक्सचेंज रेट अगर मैं लिखूं स्पॉट मतलब 0th पॉइंट पे, तो आई कैन राइट 6 अफ्रीकन रैंड 1 रुपी का एज पर पीपीपी। आगे एक साल आगे जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा सर? 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ वेरिएबल अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ बेस। सर इन्फ्लेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल अफ्रीकन है और बेस इंडिया, तो सर जरा डालो 6 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 1.1 7.64 राइट। आगे सर उसमें वापस से करो इंटू 1. आप एक और इंटू इक्वल टू भी कर सकते हो, मतलब आप फैक्टर है ना सर, वो दोनों सेम साल पे है ना, तो आप या तो 6 को इंटू 1.96 डिवाइडेड बाय 1.21 करो, या तो 2 बार कंपाउंड करो जो पहले किया था। तो अभी कैलसी में मेमोरी इरेज करके 6 इंटू 1.96 डिवाइडेड बाय 1.21 करोगे तो आपको वहां पे आ जाएगा 9.72, और सर वहां पे मैं करूंगा 6 वापस इंटू 2.744 डिवाइडेड बाय 1.331, I'll get how much 12.37। ये आ गया मेरे पास रेट्स। तो सर इसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से संभल के, इसके थ्रू ये तो अफ्रीकन करेंसी में, अभी रुपी में मैं रेट निकालूंगा सर, रुपी में मैं रेट निकालूंगा तो ये सर ये 2 लाख अफ्रीकन रैंड्स है, ये मेरे पास जो रेट है वो 1 रुपी का 6 रैंड्स है। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 1 रुपी 6 अफ्रीकन रैंड्स, अपने पास अफ्रीकन रैंड्स है। तो सर 2 लाख को डिवाइडेड बाय 6 करो, 2 लाख को डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना 33,333 नेगेटिव। 70,000 को डिवाइडेड बाय 7.64 करो, आप सब रुपी में निकाल रहे हो, 9.6 राउंड फिगर 916.2.3 ना, हाँ 1,37,200 डिवाइडेड बाय 9.72 14,115 बराबर, और 246,960 डिवाइडेड बाय 12.37 कितना 1,9964। अब जरा आप फोकस करो सर,
आपके पास रुपी के कौन से कैश फ्लोज आ गए सर? नॉमिनल कैश फ्लोज आ गए पब्लिक, रुपी के नॉमिनल कैश फ्लोज, इंडिया के नॉमिनल कैश फ्लोज इन रुपीज, और अफ्रीका के नॉमिनल कैश फ्लोज आ गए आपके पास इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एवरीवन, सो अब मैं जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहा हूं उसमें मेरे को उन्होंने बोला है कि पूरे प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करके बताओ, और उन्होंने कंडीशन क्या रखा था? उन्होंने कंडीशन मेरे को ये बोला था कि 20% पे डिस्काउंट करना नॉमिनल कैश फ्लोज को। सो अब मेरे पास आने वाले सब साल का मैं टोटल मार सकता हूँ यहाँ पे। टोटल कैश फ्लोज अगर मैं करूँ, अब मैं अफ्रीका और इंडिया के कैश फ्लोज का क्लब कर सकता हूँ। तो सर जीरो ईयर पे मैं दोनों को ऐड कर दूं, 0 1 2 3, तो 50,000 और 33,333, आई विल राइट 83,333 नेगेटिव, उधर 1650 नेगेटिव है, 9162, दिस विल गिव मी 7512, इधर 14,115 और 2420 नेगेटिव विल बी 11,695, और 19,964 माइनस 3328 16636। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, अभी तक आपने क्या किया मैं बताओ? अभी तक आपने कैश फ्लोज निकाले, पीपीपी का यूज किया है, राइट? फिशर इफेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा, बट पीपीपी का यूज किया, फैक्टर्स निकाले और कैश फ्लो को इन्फ्लेट डिफ्लेट किया, व्हाटएवर आपने इन्फ्लेट किया, नॉमिनल में बना रहे थे तभी। अब अगर मैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करने जाऊं तो मैं इन सब का वैल्यूएशन करने जाऊं तो मेरे को आने वाले 1, 2 और 3 ईयर का मेरे पास कैश फ्लोज है, कैश इनफ्लोज में लेता हूं 7512, 11695 और 16636। लेकिन सर 3 साल का ही प्रोजेक्ट नहीं है, 3 साल के बाद वैल्यू मिलेगा इनडेफिनेटली। उसको पूरे क्लास को याद है अपन क्या लिखते थे? टर्मिनल वैल्यू। क्या करते थे? टर्मिनल जो D3 रहता था उसको मैं D4 करता था अपॉन K माइनस जी। यहाँ पे कुछ ग्रोथ रेट दिया है, कितना ग्रोथ होगा? ग्रोथ रेट दिया है क्या? नहीं दिया है। तो सर ग्रोथ रेट नहीं दिया है, पूरे वो देना चाहिए था ना, इनडेफिनेटली विल ग्रो एट 3% या 5%। तो क्वेश्चन में कहीं पे दिया है क्या? क्वेश्चन में इनडेफिनेटली 3 ईयर नॉमिनल कैश फ्लो वी कंटिन्यू टू बी अर्नड ईच ईयर इनडेफिनेटली, बट ग्रो करेगा इनडेफिनेटली, ये नहीं दिया। तो मैं क्या अज्यूम करूं? ग्रोथ रेट इज 0, तो 16636 इंटू 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी का था, अभी जी तो है ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय के ई करूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने बोला है 20%। तो सर जरा निकालो ये कितना आता है? 16636, ये आपका परपेचुअल वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाय 0.2, दैट विल बी कितना? 83,180। ये कैश फ्लो को मैं डिस्काउंट करूंगा एट 20% पे, और फिर प्रेजेंट वैल्यू जो आने वाला है मेरे पास वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो रहेगा माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो जो आपने निकाला कितना? 83,333, वो माइनस करने के बाद अगर कुछ एनपीवी पॉजिटिव आता है तो कंक्लूजन ये आता है कि अफ्रीका में एक्सपेंशन करने का, नहीं तो नहीं करने का। दैट इज द कंक्लूजन। अभी 20% के उन्होंने 3 डेसिमल में फैक्टर दिए हुए 0.83 दी, तो मैं उनके ही लूंगा 0.833। आप क्या करोगे? उसको M+ में डालोगे 0.694, उसके बाद 0.579, और सर लास्ट वाले का नहीं दिया 0.579, याद है ना? और चौथा दिया भी रहेगा तो ले मत लेना, याद है अपन क्यों करते थे वहां पे लास्ट ईयर का सेम? तो M+ में डालो 694 है ये, आपको PVCI 72,167 माइनस 83,333 आपको आएगा तकरीबन 11,000 कितना? 166 का आया नेगेटिव, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, द एक्सपेंशन प्लान इज नॉट वायबल, प्लान ऑफ एक्सपेंशन नॉट वायबल, या सिंपली यू कैन राइट रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। एवरीवन, सर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज, अगेन जैसे आप कैपिटल बजटिंग वगैरह करते तो कैपिटल बजटिंग में जो ओल्ड कोर्स में कैपिटल बजटिंग के अपने सम्स है उसमें ये रियल से नॉमिनल कैश फ्लो करने के सफिशिएंट सम्स है। तो वहाँ पे भी आपको रियल से नॉमिनल कैश फ्लो कैसे करने का
पता चले। अनफॉर्चुनेटली न्यू कोर्स में भी ये सम्स है, बट न्यू कोर्स में कैपिटल बजटिंग आउट है, इसीलिए ये सब आप लास्ट में ही कर सकते हो। तो बेसिकली पीवीसी या पीवीसीओ तक यूज करना था, बाकी रियल से नॉमिनल कैश फ्लो करना आपको यहाँ से भी पता चलना चाहिए कि मैं कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन ऐड करूँ तो वो नॉमिनल कैश फ्लोज हो जाए, उसमें से निकालूं तो वो रियल हो जाए। हाँ, इसके लिए सब में इंफॉर्मेशन देखने का कि उन्होंने नॉमिनल कैश फ्लो दिया या रियल कैश फ्लो दिया। तो उन्होंने नॉमिनल दिया था, इंडिया का और अफ्रीका का नॉमिनल दिया था, नहीं रियल दिया था, तो मैंने रियल कैश फ्लो दिया था, फिर मैंने उसमें से इन्फ्लेशन के फैक्टर ढूंढे अलग अलग साल के, फिर दोनों को नॉमिनल बनाया। लेकिन अफ्रीका वाला कौन सा था, अफ्रीकन करेंसी में था, उसको इंडियन करेंसी में लिया और फिर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन किया डिस्काउंटिंग रेट जो उन्होंने दिया था उससे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो सर लास्ट में आपका जो भी वैल्यूएशन वहां पे करोगे तो यू गेट एनपीवी नेगेटिव, तो वी कैन सिंपली राइट दैट। वन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सम वाज दिस विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड करेंसी रेट्स, जो पीपीपी के द्वारा निकालना पड़ा। अब सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, दिस इज वेरी मच अ सम फॉर एयरटेल who went into Africa for its expansion. So Airtel went there and acquired a company called MTS. MTS ना I think MTS Airtel ने acquire किया था. So जब उसका इंडियन ऑपरेशन सक्सेस पे पीक पे था तो इट acquired majority of African operation through MTS. फिर धीरे धीरे करके उन्होंने वो सब नॉन कोर बिजनेस लिक्विडेट कर लिया क्योंकि उसको इंडिया में बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। बराबर, मैंने बताया था आपको द टेलीकॉम वॉर ऑफ इंडिया क्या था, एयरटेल और रिलायंस का टेलीकॉम वॉर। हाँ, मैंने आपको बताया था कि वो एयरटेल वाली लड़की का वो ऐड वगैरह कुछ नहीं बताया? ठीक है, जाने दो। थोड़ा मैं बोला आपका टाइम ज़्यादा चले जाएगा, वरना मैं आपको बता देता ऐसे, जाने दो। बताओ क्या सर? तो जरा 10 मिनट प्लीज, आई एम सॉरी। 2010 का टाइम था, उसके पहले क्या जमाना याद करो। तुमको टेलीकॉम में मैसेज भेजने के लिए भी 10 बार सोचते थे, मिस कॉल मारते थे, वो जिंदगी था। एवरीवन राइट, याद है ना? तब बहुत लूटा आपको वोडाफोन एयरटेल आइडिया वालों ने। एवरीवन इन द क्लास राइट? ओके, उस टाइम पे मैं आपको सिनारियो बताता हूँ। ऑलमोस्ट एट दैट टाइम, आज है ना, आज इंडिया में देर आर मोर देन 1 बिलियन मोबाइल फोन हैंडसेट यूजर्स, मोर देन 1 बिलियन राइट? एज पर द गवर्नमेंट डेटा अराउंड 20-30% population is still, 40% population is still below poverty line, but more than 1 billion people have mobile phones. That means people even below poverty line has mobile phones, right? Okay, that is the scenario of the country. So 2010 के टाइम पे almost 60-70% population के पास मोबाइल फोन था, अभी भी है, अभी तो बहुत ज्यादा लोगों के पास है। तब जस्ट इमेजिन करो, इकोनॉमी में अराउंड 50 to 60 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स है। मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं क्या था उसमें से लेस देन 50% के पास एक्टिव इंटरनेट यूजेज था, लेस देन 50%। 2010 के पहले की बात करो तो वो 50% जो एक्टिव यूजेज था उसमें से भी ज्यादातर लोग 2G पे थे। हार्डली देयर वर फ्यू पीपल जो पोस्टपेड वाले ज्यादातर थे वो 3G पे थे। तब इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स में नंबर 1 पे था भारतीय एयरटेल, एवरीवन, जो आज भी नंबर 1 में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट फिर था वोडाफोन एवरीवन, फिर कौन था, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम, और लूप और टाटा डोकोमो, ऐसा सब कंपनी था। और एक रिजर्वेशन कैटेगरी वाला था BSNL, बराबर ना, वो लोग भी थे ना, ये भी उनको रिजर्वेशन है, सब में फिक्स है कोटा उनका, स्पेक्ट्रम कितना मिनिमम मिलेगा, बेस प्राइस उनका फिक्स है, तो रिजर्वेशन ही बोलूं ना मैं। तो ये सिनारियो था, माहौल ये था। सो तब है ना, गवर्नमेंट ने उसके पहले जब 3G का ऑक्शन किया तो 30-40 हजार करोड़ का ऑक्शन, 36 हजार करोड़ का ऑक्शन था, तो इन लोग ने पार्टिसिपेट किया और 3G का लाइसेंस लिया। 2G का लाइसेंस नहीं, 2G तो इज ऑलवेज इन्वॉल्व विद स्कैम। 3G के लाइसेंस की बात कर रहा हूं, तो 3G का लाइसेंस दिया तो बहुत कम लोग 3G यूज कर रहे थे, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। देन गवर्नमेंट थॉट ऑफ कमिंग अप विद द स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर 4G,
तो मोस्ट ऑफ दिस गाइस स्टार्टेड लाफिंग, हाँ कोई 3G नहीं ले रहा, 4G कौन लेगा? तो गवर्नमेंट को ऑक्शन करने तो गवर्नमेंट ऑक्शन करता है सर्कल वाइज, स्पेक्ट्रम का सर्कल होता है उस हिसाब से। तो अराउंड 2022 सर्कल था, तो ऑक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे थे ये लोग, बट इतना कुछ माहौल नहीं बना था, इतना कुछ सर्च नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट टू कीन ऑन एनरोलिंग, आई मीन रोलिंग आउट 4G, बिकॉज दे वर नॉट सीइंग मार्केट बीइंग रेडी फॉर 4G। वो लोग बोल रहे थे अभी लोग 3G अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, 3G इतना कॉस्टली है, 4G कौन करेगा? और सर अगर आपको टेलीकॉम बिजनेस पता हो तो टेलीकॉम में लाइसेंस का कॉस्ट 30 से 40 हज़ार करोड़, तकरीबन उतना ही कॉस्ट होता है टावर सेटअप का। इतना सारा सर्विस सेंटर और पूरा बैकअप ऑफिस सेटअप करो। अगर आपको गलती से अगर टेलीकॉम का बिजनेस चालू करना है, जो गजनी में आमिर खान ने चालू किया था, वैसा अगर आपको टेलीकॉम का बिजनेस चालू करना है तो या तो आपके पापा सुनील मित्तल होने चाहिए, या आप केविन मित्तल जो है ना, कौन सा वो मैसेंजर कौन सा है, तो मैसेंजर कौन सा यूज करते हो, व्हाट्सएप, हाइक का जो ओनर है केविन मित्तल, वो सुनील मित्तल का लड़का है भारतीय एयरटेल का। तो आप ऐसे बड़े फैमिली से होने चाहिए, या आपके पास 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तो आप टेलीकॉम जैसे बिजनेस में एंटर हो सकते हो। 1 से 1.5 लाख करोड़ तो आप चालू कर सकते हो, चालू। तो ऐसा टेलीकॉम ऑपरेशन का बिजनेस कौन चालू करे? बड़े लोग ही चालू करे, हाई केपेक्स इंडस्ट्री है। सो दीज गाइज वर रूलिंग द मार्केट ना। उन्होंने इतना सारा हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, सो दिस बिजनेस हैज मेजॉरिटी ऑफ हेवी फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट कम कैसे होगा? द मोर द यूजर्स। टावर तो लग गया है, लाइसेंस तो फी चले गया, तो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स होंगे तो इनका कॉस्ट कम होगा। तो इनका पूरा कंपटीशन था लोगों को कन्वर्ट करने पे। 2G 3G से ये लोग फी लेते थे, बट उनका कॉस्ट तो लग ही गया था। सो देवर लाइक क्या रहे यार, कोई 3G नहीं ले रहा, 2G क्या लेगा? इतने कम लोग, इंडिया में तकरीबन 2 से 4 करोड़ लोग के पास भी 3G नहीं था। तब गवर्नमेंट ने 4G का ऑक्शन निकाला, और आई थिंक एक कंपनी में नाम भूल गया, हु पार्टिसिपेटेड इन ऑक्शन, एक छोटा मोटा कंपनी था जो पार्टिसिपेटेड इन ऑक्शन, और उसने 22 के 22 सर्कल का लाइसेंस उसने भी लिया। इन लोग ने भी पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भी कुछ स्पेक्ट्रम लिया। वो छोटा सा कंपनी था, उसने 22 के 22 ऑक्शन ले लिया, 22 के 22 ऑक्शन में, सर्कल में, बिडिंग में उसने भी क्या किया, लाइसेंस ले लिया। जैसे उसने लाइसेंस ले लिया, वैसे मुकेश भाई ने वो कंपनी को खरीद लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज बॉट दैट कंपनी, एंड देन पीपल गॉट सरप्राइज, अरे ये तो गेम था। जब अगर बिडिंग के पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑक्शन में घुसता तो सबके नजर में आ जाता, तो कोई और घुसा, उसने कोई छोटा मोटा कंपनी घुसा, उसने ऑक्शन में 22 का 22 सर्कल ले लिया, एंड देवर लाइक अरे यार क्या होगा, इतना 4G बिक नहीं रहा है, कोई लाइसेंस देगा। और फिर पता चला मुकेश भाई ने वो कंपनी को खरीद ली है। एंड देन द नंबर 1 गॉट वरीड, ओ माय गॉड ये तो हो गया वाइल्ड कार्ड एंट्री, अचानक से बीच में आ गया। तो अभी जब इधर से बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज घुसा तो सबकी हालत टाइट, बिकॉज रिलायंस जो भी बिजनेस में गया है उसने अपना तो एक्सपांशन किया और एंश्योर किया कि बाकी सब खत्म हो जाए। दैट्स देयर पॉलिसी, दैट्स द पावर आई शुड रादर से, दे डोंट इंटेंड बट दैट्स देयर आई कैन से ऑरा ऑफ कैपिटल। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो सर सबसे ज्यादा एयरटेल को चिंता, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी रिलायंस को पता था कि उसको 4G लॉन्च करने में 3-4 साल तो लग जाएंगे, क्योंकि टावर सेटअप करना पूरा, इट्स नॉट कि आज ही लाइसेंस किया और बटन चालू कर दिया, बहुत टाइम लग जाएगा सेटअप को। तो रिलायंस ने लॉन्चिंग डेट रखा था, आई थिंक 2015 के आसपास का कोई लॉन्च डेट रखा था, 15-16 का, और पहले एम्प्लॉयज को दिया था। सो एयरटेल को पता चल गया कि रिलायंस एंट्री मारने वाला है, लेकिन एयरटेल को यह भी पता था कि उसको टाइम है। तो बिफोर रिलायंस जंप करे, मैं लोगों को बोलना चालू करता हूं कि 4G मतलब एयरटेल, 4G मतलब एयरटेल, ऐसा 3-4 साल फैलाता हूं। अब इसके लिए मैं क्या करूं? शाहरुख खान को तो रख नहीं सकता ब्रांड एम्बेसडर जो पहले था, क्योंकि शाहरुख खान सब चीज बेचता है, बनियान से लेके परफ्यूम तक सब बेचता है। तो आई डिडंट वांटेड टू डाइल्यूट माय ब्रांड। सो एयरटेल ने शाहरुख खान, AR रहमान, ये सबको साइड में रखा और एक ऐसा यूनिक फेस लाया जो क्वाइट कॉमन हो, सब उसको रिलेट कर पाए, और वो एक्सक्लूसिवली एयरटेल के लिए, वो लड़की को। And wherever she went, Airtel 4G, Airtel 4G. You remember that girl, right? That irritating girl, right? Now, see the impact of, this is called branding. See the impact of branding. Even if now you see that girl anywhere, you see, अरे ये Airtel वाली लड़की. So, they have achieved their branding. वो अभी 5-6 साल से वही कर रही है। पहले क्या ऐड कर रही थी? Airtel मतलब 4G, मतलब 4G मतलब Airtel, Airtel मतलब 4G. तो उन्होंने 3-4 साल यही ऐड चलाया। And it became so famous that they were able to successfully tell people that
4G मतलब पहले हम लोग ने लॉन्च किया, ऐसा वो लोग कर रहे थे। कब तक? जब तक जियो ने लॉन्च नहीं किया। जिस दिन जियो ने लॉन्च किया उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ले लिया अपने प्रमोशन में। और सर क्योंकि जियो को पता था मैं ऑयल एंड गैस से मैं आ रहा हूं रिटेल बिजनेस में। रिटेल बिजनेस में क्या है? टेलीकॉम और बाकी का, मतलब कंज्यूमर बिजनेस में टेलीकॉम है और बाकी रिटेल रिलायंस जो आ रहा है वो सब बिजनेस। ये रिलायंस को पता चला मेरे को ऑयल से इधर ड्रिफ्ट होना है और ये कंज्यूमर मार्केट है, तो कंज्यूमर के दिमाग में इमेज बनाना पड़े। रिलायंस का ऐसा कोई इमेज नहीं था, तो रिलायंस फाउंडेशन भी चालू करना पड़े और आईपीएल का टीम भी लेना पड़े ब्रांडिंग के लिए। क्यों लेना पड़े? ताकि लोगों के नजर में हम आए और सबके शादी में भी जाना पड़े। दे बिकेम सोशल। अंडरस्टूड? व्हाई? Why? Because they are now selling consumer product. Now they are not selling oil and gas wherein they don't require people. Now they have to reach out to the people. So they have to do good thing. Reliance was, everyone knows that Reliance was one point of time accused that profit mongering and all, profit ले लेता है and all. वो capitalist image था Reliance का. Now they are being very social. Now you'll find Mukesh Ambani and Neeta Ambani going at every छोटा मोटा शादी, calling Bollywood celebrities now and there at every event, going out and seeing almost all the IPL matches. Why? You think one of the world's billionaire person is so free to go and watch the cricket match all the time? And he's raising the kids and जाओ तुमको, मतलब सर उनके इसमें क्या रहता है? अपने इधर बच्चे को क्रिकेट खेलना, अपन बोलते जाओ क्रिकेट खेलो। इनके इधर बच्चों को क्रिकेट खेलना है, अरे ले लेना टीम, ले लेना एक दो, खिलाते ना अपन उनको। तो क्रिकेट खेलना है, रुक मैं सबको जमा करता हूं। तो उनका तो बड़ा शौक है। So anyway, so when Reliance entered, Reliance ने जब जियो चालू किया, सर Reliance ने जब जियो चालू किया तब अभी एयरटेल को गेम चेंज करना पड़े। स्टार्टिंग में पता है रिलायंस जियो लॉन्च होते क्या प्रॉब्लम हुआ था? अभी सर स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी इशू तो हो रहा था रिलायंस का, बहुत सारा फोन कॉल ड्रॉप्स हो रहे थे। वो ड्रॉप्स इसके लिए नहीं हो रहे थे क्योंकि रिलायंस का नेटवर्क खराब था, बट सामने वाले नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब रिलायंस से एयरटेल पे जब कॉल जाए तो दे वर नॉट सपोर्टिंग। सो तब इन्होंने नया कैंपेन चालू कर दिया। क्या पता है? कनेक्टिविटी हमारा बेटर है, कनेक्टिविटी हमारा, अगर आपको एयरटेल का याद है तो, कि हमारा कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी है। दे स्टार्टेड दैट, यू अंडरस्टैंड? फिर इन्होंने ये सब चालू किया, बट रिलायंस तो रुके नहीं, तो रिलायंस ने स्कीम निकाला फ्री, सब फ्री। नाउ सर ये लोग क्या सोच रहे थे? देखो ये लोग सोच रहे थे अरे कोई 3G नहीं ले रहा, 4G कौन लेगा? रिलायंस ने बोला मैं गेम ही चेंज कर डालूंगा, मैं सब फ्री दूंगा। सब फ्री करने से क्या हुआ पता है? मेरी बात अच्छे से सुनो। सबसे पहले तो बाय दैट टाइम ये 4 साल में यूजर्स तकरीबन 100 करोड़ हो चुके थे इंटरनेट वाले, ऑलरेडी मार्केट कंपिटिटिव हो गया था। लेकिन फिर भी इसमें से 8 से 10 करोड़ ही ऐसे जन थे जो 3G यूज कर रहे थे, और उससे भी बहुत कम रादर आई शुड से, और मैं बोलूंगा 10 से 20 करोड़ लोग ही इंटरनेट रेगुलरली यूज कर रहे थे। रिलायंस ने क्या बोला? सबको इंटरनेट फ्री, सबको। मतलब ये लोग क्या सोच रहे थे पता है? अपन ने ना ये 3G वालों को टारगेट करते 4G के लिए, 3G वालों को टारगेट करते 4G के लिए। रिलायंस ने बोला मैं सबको इंटरनेट फ्री दे देता हूं। मेरा टारगेट सिर्फ 3G वाला मार्केट नहीं है, 3G 2G जो नई नेट है सबको फ्री में नेट दे देता हूं। और सर एक बार अगर आपने 4G यूज कर लिया, महीना 2 महीना, और फिर मैं आपको 2G दूं तो आपको लगेगा मैं अकबर के जमाने में चले गया। पेशेंस नाम की तो चीज ही नहीं बचती। तो पहले 3 महीना सबको फ्री दिया, अब नवंबर दिसंबर, वो आई थिंक सितंबर में दे लॉन्च, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फ्री दिया, 3 महीना फ्री, पब्लिक सीधा पोर्ट करना चालू। लेकिन तब पब्लिक क्या बोलता है? अरे 3 महीना फ्री है, बाद में तो चार्ज लगाएगा रे। तो जब ये 3 महीना चल रहा था ना, तब तक इन लोग का हालत टाइट हो चुका था। ये जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना, उनका 3 महीने में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं बिहाइंड द स्टोरी। 3 महीने में इनका ऑलरेडी यूज डेट था और इनका हैवी लॉस हो गया, और लूप है, टाटा डोकोमो है, इन्होंने ऑलरेडी अपना ऑपरेशन बंद करना चालू कर दिया, और आरकॉम बस आज नहीं तो कल था। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल सरवाइव कर रहे थे, सोच रहे थे कि कितना फ्री देगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। रिलायंस से बोला मैं डेटा का चार्ज ही, मतलब मैं डेटा का ही चार्ज दूंगा, कॉल तो फ्री ही रख रहा हूं। तो जब जनवरी में वो एजीएम में आया, जनवरी फरवरी में, उसने बोला मैं आई फॉर एवर कीप कॉल फ्री, और 3 महीने उसने पहला फ्री लॉन्च करना चालू कर दिया। सो जब बाकी का 3 महीना हुआ, तब बाकी फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड वालों की भी हालत टाइप, एंड देन दे अनाउंस भाई मर्जर करना पड़ेगा, अब नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। दे रियलाइज मर्जर। आरकॉम ने बोला मैं बेचने जाता हूं, बट कोई खरीदने वाला नहीं था।
आरकॉम लटक गया। टाटा डोकोमो ने अपना बिजनेस वन रुपी पे एयरटेल को बेच डाला, 1 रुपी पे। क्यों बेच डाला? क्योंकि टाटा डोकोमो खुद कंटिन्यू करता तो 30,000 करोड़ का लॉस होता, और वो नहीं चाहता था मैं कंटिन्यू करूं। जा भाई फ्री में लेकर जा। सर मार्केट में प्लेयर बचे कौन? एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस। बाकी सब छोटे मोटे प्लेयर आउट। अब थोड़ा टाइम बीत गया तो एयरटेल अब लोगों को बोल रहा है सब ट्राई करो फिर मेरे पास आओ, बट प्लीज आओ। बट अभी गए तुम्हारे दिन। अब पब्लिक आए नहीं है, जियो तो रखे ही रखे। तो अभी अभी देखो उनका एड स्ट्रेटेजी देखो किधर से चालू करके क्या। अभी अभी वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं तो बोलती हूँ सब ट्राई करो फिर आओ, बोलते हैं ना वो, क्योंकि दे हैव गिवन अप दैट प्लीज गो टू रिलायंस बट कम बैक। सॉरी, पीपल मे नॉट। एवरीवन, दिस इज द टेलीकॉम इंडस्ट्री का सेक्टर, दैट थिंग विच स्टार्टेड। सो मैं बताना ये चाह रहा था सर, आज वोडाफोन और आइडिया दोनों साथ में मिलके जिंदा रह रहे हैं। मजबूरी का गठबंधन है एसपी बीएसपी का, एसपी बीएसपी का मजबूरी का गठबंधन है। बाकी गेम तो कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में ही है। छोटी मोटी पार्टी तो आज है कल नहीं है। दिस इलेक्शन हैज बिकम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेट्स सी हाउ मच एयरटेल सर्वाइव्स और रिलायंस। रिलायंस हैज कैपिटल, बीजेपी के पास 1000 करोड़ का फंड है, बट एयरटेल के पास सालों का एक्सपीरियंस है। देखते हैं कौन जिंदा रहता है। एयरटेल 150 साल पुराना पार्टी है, मतलब कांग्रेस, और बीजेपी ने 2014 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के पूरा स्वीप कर दिया था। अब देखना है आपको कि ये लोग चलते हैं या ये वोडाफोन आइडिया का सरकार चलता है, गठबंधन वाला एसपी बीएसपी। बट ये जो छोटी मोटी पार्टी है, मनसे, शिवसेना, ये वो छोटी मोटी, ये कब तक जिंदा रहेगी? कब तक? ये स्टेट लेवल वाली पार्टी स्टेट में कर सकती है, स्टेट में अच्छा सर्विस दे सकती है, बट जब लोकसभा का इलेक्शन आए तो ये सब हो जाए। समझे क्या? ऐसा सब है। So everyone, what was the biggest strategy of Reliance? I'll just tell you in between all this thing. These guys made a mistake that they were just focusing on the 3G customer getting converted to 4G, and Reliance explored an altogether market. It converted everyone into first internet and directly to 4G. So it captured those people who were not using internet and gave them free internet. And everyone, just see, your bills are the same which were before 2010. Your bills are the same in Jio also. जियो में भी सब फ्री मिलने के बावजूद भी आपका मोस्ट ऑफ द केस में मंथली स्पेंडिंग उतना ही है, बट बेटर कनेक्टिविटी, मोर इंटरनेट एंड फ्री कॉल्स। सो अ लॉट ऑफ पीपल से रिलायंस ऐसा है, रिलायंस वैसा है, रिलायंस। मैं बोला तेल लेने गया ना, आपको और मेरे को आज इंटरनेट यूज करने मिल रहा है। मार्केट कितना बड़ा हो गया, मार्केट कितना रीच आउट हो गया। मेरे जैसे के लिए मैं सोचता हूँ इंटरनेट की वजह से हम जैसे बोरीवली के खोपचे में ऐसे बैठे हुए प्रोफेसर को दुनिया भर में देखने का मौका मिल गया इंटरनेट की वजह से। ऐसे छोटे छोटे लोग जो गांव दराज में कमा रहे हैं या कुछ ना कुछ छोटा मोटा वीडियो बना रहे हैं, जैसे अभी वो बीबी की वाइन्स देख रहा था, उसके जैसा बंदा ग्लोबल पहुंच गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। आई थिंक इंटरनेट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इट कैन मेक और ब्रेक नेशंस एंड एवरीथिंग। You see what happened in Egypt and Syria and all those, the revolution, what we say the Gulf revolution which happened, the Arab revolution, Arab Spring, that is all because of that what? वो अरब स्प्रिंग क्यों हुआ? क्योंकि वो लेडी जो इजिप्ट की थी उसने ट्विटर पे एक मैसेज डाला। होस्नी मुबारक जो ट्विटर वो जो इजिप्ट का डिक्टेटर था, उसने ट्विटर पे एक मैसेज डाला, एवरीवन तहरीर स्क्वायर पे जमा हो। उधर का जैसे अपना आज़ाद मैदान है, वहाँ पे तहरीर स्क्वायर पे जमा हो जाओ सब लोग। उसने ट्विटर पे डाला टू प्रोटेस्ट हिम, एंड शी नेवर न्यू दैट इतना सारा लोग आ जाएगा और सरकार गिर जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। और इजिप्ट का सरकार गिरते ट्यूनीसिया और ये बाकी सब का सरकार गिरना चालू हुआ, लीबिया एंड ऑल। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। सो दैट इज व्हाट इट इज। ऐसा है। अब वो इंटरनेट किसी को, वो लोग बोलते हैं रशिया वालों ने कुछ मदद करके डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया और इसको जिता दिया, और वी डोंट नो, बट दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया, दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। एंड रिलायंस न्यू दैट आप आखा दिन फोन में जिसमें टाइम स्पेंड करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन,
ये जो स्नैपडील, पेटीएम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब तो है, क्या फायदा इंटरनेट ना हो तो रिलायंस से बोला मैं इंटरनेट पकड़ता हूं, तुम्हारा अक्खा दिन जिसमें जा रहा है ना वो मैं पकड़ता हूं, मैं इंटरनेट पकड़ता हूं, मैं उसके बिजनेस में आता हूं। सर ये सब कंपनी कोई फायदे का नहीं अगर इंटरनेट ही नहीं है तो। So they were worried, Facebook and Google, and hence they wanted to give free internet, free internet, free internet. याद है? They wanted to give free internet. Net neutrality का केस हुआ था। They wanted to give free internet. उनको देना था कि भाई हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स पे। गूगल बोला मेरा पूरा बिजनेस इंटरनेट पे, अगर इंटरनेट ही बंद हो गया तो, इसीलिए गूगल ने बोला इंडियन रेलवे मैं तुम्हारे साथ टाइप करता हूं और मैं रेलवे पे, बॉम्बे सेंट्रल पे, इधर उधर मैं फ्री इंटरनेट देता हूं, हाई स्पीड इंटरनेट देता हूं, मैं इंटरनेट देता हूं धीरे धीरे करके, मैं इंडिया में फ्री इंटरनेट देता हूं ताकि मेरा गूगल चले, मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं। समझे क्या? ऐसा सब है टेलीकॉम सेक्टर। सो ये सब करते वक्त टेलीकॉम सेक्टर का ऐसा सब है। ठीक है, चलो एवरीवन नेक्स्ट सम। हाँ सर, आप मंजिल के बहुत करीब आ गए हो, तकरीबन उधर, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज डू नॉट गिव अप। कुछ लोग तो बस इधर उनका शरीर बैठा है बाकी तो घर पे पहुंच गए शाना है वो बहुत, तुमको पता नहीं हो घर पे जाके सब करके आता है वो, तो ऐसा मत सोचो अरे शिवांग चले गया मैं चले जाता हूँ, भाई वो करके आता है सब, समझे ना तुम। वो देखो वो तो एग्जामिशन मारने ही वाला है, वो सब करके है, वो बोलता है ये क्या है ये सब सर पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ चुका, इसके लिए वो जा रहा है, इसके लिए नहीं क्योंकि उसको नहीं पढ़ना, वो सब पढ़ चुका है। याद रखो तुम्हारे आजू बाजू वाले जो आखा दिन तुम्हारे साथ अपलम चपलम खाते हैं वो सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है, वो सब कॉम्पिटिटर्स है मैडम। द हायर द चांस ऑफ हर पासिंग द लोअर इज योर्स, समझा? इसीलिए क्या ध्यान रखने का, हाँ वो सब दोस्ती वोस्ती ठीक है लेकिन सब पढ़ते हैं यहाँ पे। ऐसा तो कोई जा रहा है जल्दी, कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं क्या वो छोड़ रहा है, नहीं, उसको आता रहेगा, इसके लिए बहुत छाना है शिवम। ऊपर से हमारे कम्युनिटी का है, हमारे कम्युनिटी वाले बहुत ज्यादा छाने रहते जैन लोग, हम लोग जैन लोग ऐसे थोड़ी बदनाम है अजीत जैन, अंशु जैन, शिवांग जैन, याद है ना? कल मिलेगा आपको किधर इधर बक्सर होते हुए में, वैसे भी उसका पहचान दुबई वुबई तक है। चलो पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ अब सर मैं कुछ बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है जो इंडस्ट्री में यूज होता है और आपका सिलेबस यूज करता था एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते थे IRR। IRR याद है? IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था। कंपाउंडिंग रिटर्न, IRR या YTM एक ही चीज है। इसमें बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन है, क्या पता है? कंपाउंडिंग रिटर्न में और सिंपल रिटर्न में क्या फर्क था पता है? कंपाउंडिंग में क्या मिलता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो IRR या कंपाउंडिंग रिटर्न में एक अजम्पशन था कि जितना IRR है उतना ही री इन्वेस्टमेंट है। मतलब YTM में या कंपाउंडिंग रिटर्न में अजम्पशन क्या था? समझो अगर कंपाउंडिंग रिटर्न 12% है तो अजम्पशन क्या था कि मेरे को प्रिंसिपल पे भी 12% मिला और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी 12 मिला। बट इज दैट प्रैक्टिकल सर? नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि जब मैं री इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा फ्यूचर में उस टाइम पे रेट सेम नहीं रहेगा, आगे पीछे हो गया रहेगा। सो दैट्स अ फ्लॉ। उसका इलाज है मॉडिफाइड IRR। मॉडिफाइड IRR इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब वो ये एक सम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट्स वेरी इजी। व्हाट इज मॉडिफाइड IRR? मॉडिफाइड IRR इज अ बेटर वर्जन ऑफ IRR दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। वो IRR का एक प्रॉब्लम है, री इन्वेस्टमेंट एट सेम रेट, उसको पकड़ेगा, उसको करेक्ट करेगा। वो अपन देखेंगे सम में जब आएगा। उसके अलावा द सम इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो अपन जरा सम देखते हैं एवरीवन। XYZ company based in India manufactures very high quality modern furniture and sells to a small number of retail outlets in India and Nepal. जिन्होंने एग्जाम दिया रहेगा लास्ट 1-2 साल के अंदर उनको ये नेपाल करेंसी का सम शायद दिखा रहेगा। It is facing tough competition. Recent studies on marketability of products have clearly indicated that the customer is now more interested in variety and choice rather than exclusivity and exceptional quality. एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटी नहीं चाहिए, उसको वैरायटी चाहिए। मतलब वो बोल रहा है मेरे को हाई क्लास प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को ज़ारा चाहिए। समझे क्या?
ऐसे थोड़ी ज़ारा वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया है, ऐसे थोड़ी अमानसियो ऑर्टेगा इज रिचेस्ट यूरोपियन. सो Zara by the way is not a luxury brand. Zara is the local brand of Europe. बट इंडिया में लग्जरी हो जावे. H&M भी, H&M नहीं बोलेगा उसको, पूछ H&M टाउन वालों को, HR. हाँ, सिंस वो तुम्हारा फॉरवर्ड 21 भी ऐसा ही है. इट्स अ लोकल ब्रांड, बट बंद तुम्हारे इन ऑर्बिट में बंद हुआ तो दुनिया में बंद नहीं हुआ. तू बहुत जाता था मतलब शॉपिंग करवाने किसी को, इसीलिए जो शॉपिंग करवाता है उसको ही पता. मेरे को तो करवाना पड़ता है बीवी को मजबूरन. तू किसको करवाता था? तो वो फॉरवर्ड 21 में घुसती है सीधा. मैं बोला हाँ, अभी मेरे को बाद में पता चला फॉरवर्ड 21 इतना महंगा नहीं है, क्योंकि मैं ज़ारा से लेता हूँ, वो फॉरवर्ड 21 से. तो मैं पहले बोलता चल तेरा कर लेते फॉरवर्ड 21 से, फिर जो पैसा बचा उससे ज़ारा में जाते मेरे लिए, ऐसा. हाँ सर, सो एक्सक्लूसिविटी के बदले उसको ये एक्सक्लूसिविटी और एक्सेप्शन क्वालिटी नहीं चाहिए. सिंस द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वुड इन इंडिया इज वेरी हाई, द कंपनी इज रिव्यूइंग द प्रपोजल ऑफ इंपोर्ट ऑफ वुड्स इन बल्क फ्रॉम नेपाली सप्लायर. एवरीवन, द एस्टिमेट ऑफ Indian rupee and Nepalese currency cash flows for this proposal is shown below. Nepalese currency में भी दिया हुआ है और Indian rupee में भी मेरे को दिया हुआ है. Everyone, करने का क्या है? The following information is relevant. XYZ evaluates all investment by using a discounting rate of 9%. सर प्रेजेंट वैल्यू पे 9% पे लाना है और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है तुमको 9% का, तो अपन वो ले लेंगे. All Nepalese customers are invoiced in Nepalese currency. Nepalese cash flows are converted to Indian rupee at the forward rate and discounted at Indian rate. मतलब converted at the forward rate and discounted at Indian rate. मतलब सर IRP, आप फॉरवर्ड क्या यूज करते हो? IRP जब आप करोगे, आप IRP करते हो तो एक रेट से मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे से डिवाइड करते हो ना. वही बोल रहे हो वो लोग IRP यूज करने. याद है क्या? IRP में क्या करते हो? स्पॉट इंटू 1 प्लस एक रेट से कंपाउंड करते हो, दूसरे को डिवाइड करते हो. इन्फ्लेशन रेट्स इन नेपाल एंड इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बी 9 and 8%. तो इन्फ्लेशन दिया हुआ है तो मैं उसके थ्रू फॉरवर्ड निकालूंगा. द करंट एक्सचेंज रेट ऑफ 1 rupee इक्वल्स टू नेपालीज करेंसी 1.6. अज्यूम दैट यू आर द फाइनेंस मैनेजर, कैलकुलेट द NPV एंड दूसरा चीज मॉडिफाइड IRR ऑफ द प्रपोजल. पब्लिक अपन मॉडिफाइड IRR बाद में निकालेंगे, पहले आप NPV निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए सर? आपके पास नेपालीज जो कैश फ्लोज है सर उसको रुपी में करना पड़ेगा, और रुपी कैश फ्लो तो है ही एवरीवन. फिर वो दोनों का टोटल मार के फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है. अब सर नेपालीज कैश फ्लो को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको आने वाले 3 साल का रेट निकालना पड़ेगा यूजिंग PPP एवरीवन. तो आप क्या लिखोगे? दोनों कंट्री का इन्फ्लेशन, स्पॉट रेट और आने वाले 3 साल के रेट्स निकालना शुरू करो एवरीवन. चलो वहाँ पे उन्होंने नेपाल की करेंसी और इंडिया का इन्फ्लेशन भी दिया हुआ है और स्पॉट रेट भी दिया हुआ है. स्पॉट रेट उन्होंने दिया हुआ है 1 rupee का दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नेपालीज करेंसी. नेपालीज करेंसी 1.6. इन्फ्लेशन अच्छे से देखना, नेपाल एंड इंडिया 9 और 8, 9% और 8%. तो मैं फॉरवर्ड निकालूंगा ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का. तो स्पॉट में 1 rupee है मेरे पास. सो PPP विल यूज एज पर PPP फॉरवर्ड इक्वल्स टू स्पॉट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन. बेस में रुपी है तो आप फॉरवर्ड रुपी का निकाल रहे हो, तो स्पॉट भी रुपी, इन्फ्लेशन नेपालीज का अपॉन रुपी का. सो आप पहले वाले में करोगे, क्या करोगे? वहां पर रेट्स निकालोगे. पहले वाले में हाँ आप निकालोगे 1.6 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ नेपाल 1.09 अपॉन 1.08.
और दूसरे वाले में क्या करना है, वही आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, क्या पता है क्या, 1.6 से ही करना है ना सबको। आपको 1.09 अपॉन 1.08 का स्क्वायर और 1.09 और 1.08 का क्यूब करना है। तो हाँ, क्या पब्लिक, पहले वाले का 1.4 डेसिमल में 6148, कोई कितना भी डेसिमल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अपन कंसिस्टेंटली लेंगे। और अपन लेंगे 3 तो मिनिमम लेने का, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 दिया है। तो सेकेंड वाले का 1.6298, तीन डेसिमल ही ले ले। तो आप 3 डेसिमल में, उन्होंने डिस्काउंटिंग रेट 3 डेसिमल दिया ना, अपन 3 डेसिमल लेते। 1.6148 था 5, 6298 तो मैं 63 ले लेता हूँ, 63, क्योंकि डिस्काउंटिंग उन्होंने रेट 3 डेसिमल दिया, अपन 3 में लेते सब। और लास्ट वाले में 1.645। ये मेरे पास रेट्स आ गए आने वाले 3 साल के। तो ईयर 0, 1, 2, 3 इसका रेट्स ले लेता हूं मैं, रेट्स भी बाजू में लिख लेता हूं। ये किसका रेट है सर? ये रेट, ये 1 रुपए का है इन टर्म्स ऑफ नेपालीज करेंसी। हाँ सर। सो प्रेजेंट रेट कितना है सर? प्रेजेंट रेट 1.6 है। 0th ईयर का जो होगा उसका लिए 1.6, फिर मैं लूंगा 1.615, 1.630 और 1.645, ये रेट्स में लूंगा। अब ये रेट्स आ गया मेरे पास एक बार पीपीपी से, तो मेरे पास उन्होंने कैश फ्लोज दिए हुए नेपालीज करेंसी के -25,000 है, 25 मिलियन है, सॉरी, एवरीथिंग इन 25, 2.6, 3.8 और 4.1। तो सर मैं कर दूंगा यहाँ पे, आप ईयर 0 का भी चाहो तो ले सकते हो। पहले नेपालीज करेंसी में लेते हैं अपन, नेपालीज करेंसी में जो दिया है वो। सो नेपालीज करेंसी में उन्होंने बोला है -25, मतलब आउटफ्लो है, फिर 2.6, 3.8 और 4.1। सर इसको अपन रुपी में कन्वर्ट कर लेते अभी, रुपी में। सर ये कितना नेपालीज करेंसी है आपके पास? 1 रुपीज 1.6 नेपालीज करेंसी, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 25 डिवाइडेड बाय कर दो पब्लिक, 3 डेसिमल में आंसर देना। -15.625, 2.6 डिवाइडेड बाय 1.615, दैट इज 1.610, 3.8 divided by 1.63, 2.331 और 4.1 divided by 1.645, 2.492। ये नेपाल से आया हुआ पैसा, और इंडिया का भी उन्होंने कुछ दिया हुआ है 2.869, 4.2 और 4.6। सो इंडिया वाला जो रुपी में है अमाउंट वो भी अपन ले लेते हैं। तो उन्होंने 0th ईयर में कुछ नहीं बोला है, तो वहाँ पे रुपी टर्म्स में इंडिया में है 2.869, 4.2 और 4.6। तो सर दोनों कंट्री का टोटल पैसा मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये रहेगा -15.625 ही रहेगा। ये 1.61 प्लस 2.864, 474, ये 2.864 था ना। हाँ, 1.61 डिवाइडेड बाय 1.61, 2.6 डिवाइडेड बाय 1.615, यही आता है ना। 2.864 आता है या 9 आता है? 9, सॉरी। तो 4.47 निकालना, 4.47, 479। तो सर 4.2 plus 2.331, that is 6.531 and 2.492 plus 4.6, 7.092। सर ये अपने कैश फ्लोज आ गए। डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने बोला है 9% पे करो, एवरीथिंग इज इन रुपी मिलियन। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने दिया हुआ है मेरे को वहाँ पे 0.917, 0.842 और 0.772। सो फर्स्ट 0th ईयर का तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही रहता है, तो फिर 0.917, 0.842,
0.772, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा। माइनस वाला भी ले लिया है मैंने, मतलब पहले ही आउटफ्लो ले लिया है। आप चाहो तो पहले तीनों इनफ्लो को ले सके, पीवीसीआई माइनस आउटफ्लो को ले सकते हो। तो ये जो आएगा डायरेक्टली मेरे पास एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एम प्लस में डालते जाऊंगा, आई विल गेट एनपी ऑफ द प्रोजेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर। हाँ, नेगेटिव कितना 544 million, everything is in rupees million. Since it's negative, reject the project. ये आपका पार्ट ए या पार्ट 1 था क्वेश्चन में। उन्होंने पार्ट 2 में क्या बोला है, सर निकालो मॉडिफाइड आईआरआर। अब मॉडिफाइड आईआरआर क्या है वो समझाने के लिए मेरे को आपको ये एग्जांपल बताना पड़ेगा कि आईआरआर क्या करता था और मॉडिफाइड आईआरआर क्या। यहाँ पे सर सबसे पहले आपका नेगेटिव एनपीवी आ गया है, तो यू कैन राइट सिंस द एनपीवी इज नेगेटिव द प्रपोजल इज नॉट वर्दी। डिसीजन नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। अब सर आईआरआर जरा समझो इधर, आईआरआर कैसे निकालते हैं पब्लिक। ये मॉडिफाइड आईआरआर आपको फ्यूचर लाइफ में कभी भी फाइनेंसिंग करोगे, कैपिटल बजटिंग करो लाइफ में, तो आज इंडस्ट्री मॉडिफाइड आईआरआर ही यूज करता है। पहले ही बता देता हूं, अपने सिलेबस में भले इसके बारे में सिर्फ एक आध सम हो, बट इंडस्ट्री मॉडिफाइड आईआरआर ही करता है। अपना सिलेबस थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है विद रिगार्ड्स टू दिस। सो व्हाट इज मॉडिफाइड आईआरआर एवरीवन? इट इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ आईआरआर। इट डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट एट आईआरआर। आईआरआर क्या बोलता था, री इन्वेस्टमेंट सेम रेट पे होगा। मतलब जरा ध्यान दो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे प्रोजेक्ट कैश फ्लो ईयर 0 का 195 लिया मैंने आउटफ्लो, और आगे के कैश फ्लो 121 और 131 ये इनफ्लोज है आने वाले साल में। आप जनरली अगर वहां पे 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इग्नोर करके आप आईआरआर कैसे करते थे? आईआरआर क्या था सर, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जो पीवीसी और पीवीसीओ को मैच करे। तो मैं आईआरआर को करता था, मेरे पास एक ही तरीका था, ट्रायल एंड एरर। वरना साइंटिफिक एलसी में या एक्सेल शीट पे होता है, एक्सेल शीट पे बटन रहता है, एक्स आईआरआर करके फॉर्मूला रहता है, यू कैन पुट एंड यू कैन गेट द आंसर। अदरवाइज मेरे को ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन से करना पड़े, तो यहाँ पे मैं कोई तो भी रेट से इंटरपोलेट करता तो मेरे को आईआरआर आता है अराउंड 18.75, ये अप्रोक्सीमेट। दिस इज हाउ वी नॉर्मली रिमूव आईआरआर। सो व्हाट इज मॉडिफाइड आईआरआर? सर मॉडिफाइड आईआरआर में एक यूजफुल टेक्निक है। क्या है पता है आपको, जब भी जो कैश फ्लो आने वाले हैं ना, सबको फ्यूचर में लेकर जाओ, बट नॉट एट आईआरआर का रेट, एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या अज्यूम करता है, आईआरआर क्या अज्यूम करता है, सेम रेट पे कंपाउंड होगा, री इन्वेस्ट भी सेम रेट पे होगा। मॉडिफाइड आईआरआर बोलता है नहीं, सेम रेट पे री इन्वेस्ट नहीं होता, री इन्वेस्ट होता है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। तो सर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर एग्जांपल मैं बैंक से 5 साल का लोन लेकर आया 10% पे, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है, तो मैं री इन्वेस्टमेंट भी 10% पे करूं। भले मेरे को प्रोजेक्ट से कैश फ्लो 15% है, 20% है, 18% है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो यहां पे क्या होता है, यहां पे सर आपके जो कैश फ्लोज है ना, मतलब ये जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो मिल रहा है ना, सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाके खड़ा करो। यहां पे मैंने 2 साल लिया है, समझो 5 साल भी रहता तो सब कैश फ्लो को फ्यूचर पे लेके जाने का, कंपाउंड करके। लेकिन कंपाउंड किससे करने का सर? कंपाउंड करने का आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मतलब ये 121 को मैं 1 साल आगे लेकर जाऊंगा और 131 तो उधर ही है, तो ये बनेगा मेरा फ्यूचर वैल्यू। मतलब मैं क्या कर रहा, जो कितने भी कैश फ्लोज आने वाले हैं ना, सबको मैं प्रेजेंट वैल्यू लेके किधर जाऊंगा, मतलब सबको मैं जो कैश फ्लोज है सबको फ्यूचर वैल्यू पे लेकर जाऊंगा। तो जैसे अपन अभी जो सम कर रहे हैं उसके अंदर सर अपने पास कितना कितना कैश फ्लो कब कब आने वाला है, मैं इसको टाइमलाइन में प्लॉट करता हूं, जरा ध्यान देना। अपने पास 0th ईयर से लेके 0th ईयर अभी नेगेटिव आउटफ्लो कितना है सर टोटल कैश फ्लो? देखो वहां पे -15.625 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर पे सर कितना कैश फ्लो आ रहा है अपने को? फर्स्ट ईयर पे आ रहा है 4.479, 6.531 और 7.092। मॉडिफाइड आईआरआर क्या बोलता है? जनरली आईआरआर में क्या करते हैं आप, तीनों को कोई एक रेट से डिस्काउंट करते हैं ट्रायल एंड एरर से, और वो ही बताते आईआरआर है। मॉडिफाइड आईआरआर क्या बोलता है, सबको आगे लेकर जाओ, सबको आगे लेकर जाओ। मतलब 4.479 को 2 साल आगे लेकर जाओ,
4.479 को 2 साल आगे लेकर जाओ, प्लस ये 6.531 को भी क्या करो सर, उसको भी आगे लेकर जाओ 1 साल। तो मैं क्या करूंगा, 6.531 को कोई तो भी 1 साल से कंपाउंड करूंगा, और ये 7.092 तो उधर ही खड़ा है, तो ये सब वैल्यू किधर आके खड़ा हो जाएगा, 3rd ईयर के एंड पे। एवरीवन, अभी क्या रेट से मैं कंपाउंड करूं सर, जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 9%, तो मैं इनको 9% से फ्यूचर पे लेकर जाऊंगा, और फिर क्या करना है वो मैं बताता हूं। तो अभी सर कैलसी में 4, पहले क्या करोगे, 1.09 का स्क्वायर इंटू 4.479, जो आंसर आता है m प्लस 6.531 इंटू 1.09, जो आंसर आता है m प्लस, और 7.092 m प्लस MRC। हाँ, कितना है सर ये वैल्यू आपके पास, 19.53। मतलब सर अभी प्रोजेक्ट देखो, प्रोजेक्ट क्या हो गया, प्रोजेक्ट क्या हो गया, मैं सब कैश फ्लो को री इन्वेस्ट किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, और सबको फ्यूचर में लेकर गया। तो सर प्रोजेक्ट में आज आपने कितना डाला, -15.625, मतलब ये मेरा आउटफ्लो है। तो सर इसको मैं बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू 15.625। इसको सर मैं कोई एक सिंगल रेट से कंपाउंड करूंगा 3 साल, तो फ्यूचर वैल्यू कितना, 19.530। क्या किया पता है मैंने कोई नया चीज नहीं किया, मैंने यही किया, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू टी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। मैं वापस आर ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी ये आर को मैंने फ्यूचर में कैसे लेकर गया, सेम रेट पे नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। सो अभी मेरा आर कैसे निकालूंगा सर, मैं आर 19.530 डिवाइडेड बाय 15.625, और ये सर रेस टू उधर 3 है, इधर रेस टू 1/3 -1 हो जाएगा। अभी अपने सब स्टूडेंट को आता है 1/3 या 1/8 कैसे करने का, याद है, 12 बार स्क्वायर रूट एंड ऑल। एवरीवन जरा डालो कैलसी में, स्क्वायर रूट मारो पब्लिक। पहले ये फैक्टर ले लो, 19.53 डिवाइडेड बाय 15.625 किया। इसका क्या करेंगे सर, 12 बार स्क्वायर रूट मारो, 12 बार स्क्वायर रूट मारा, -1 डिवाइडेड बाय पावर क्या है 3 +1। अभी क्या करने का, इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू मैडम सिर्फ इक्वल टू कर रहे हो आप, इंटू इक्वल टू करने का, इंटू इक्वल टू 12 बार, -1 इंटू 100 7.72%। दिस इज मॉडिफाइड IRR। सर ये मॉडिफाइड IRR का अभी आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला, उसमें सिर्फ आर ढूंढना रहे तो आर कैसे ढूंढता पता है, मैं आर कैसे ढूंढता सर, फ्यूचर वैल्यू को पहले प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड किया आपने, फिर उधर रेस टू टी था ना, इधर 1/t किया और फिर माइनस किया, दैट इज मॉडिफाइड IRR का फॉर्मूला। क्या फर्क हो गया पता है, मैं फ्यूचर में लेके गया किससे, IRR से ही नहीं। IRR का क्या अजम्पशन था, रेट भी सेम, कंपाउंडिंग भी सेम। मॉडिफाइड IRR क्या बोलता है, मॉडिफाइड IRR बोलता है कि तुम फ्यूचर में लेकर जाओ, री इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन किस पे, एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्टिंग एट IRR ओनली। दैट इज मॉडिफाइड IRR। तो आपने क्या किया वहां पे सर ये वाले कैश फ्लो को सबको फ्यूचर पे लेकर आया, प्रेजेंट वैल्यू 195 था, फ्यूचर ये था, 2 बार कंपाउंडिंग था तो उसका स्क्वायर रूट मार के ही आता। सर आंसर में डिफरेंस है नॉर्मल IRR में और मॉडिफाइड IRR में, यस। व्हाट इज मोर एक्यूरेट, none of them is 100% accurate because all are future estimation cash flows but the assumption in normal IRR is reinvestment at IRR, which is थोड़ा impractical. Modified IRR क्या बोलता है, reinvestment at opportunity cost, the cost of capital, which is much practical. सर ये कब दुविधा हो जाता है पता है, जब प्रोजेक्ट का IRR 40-50% है तो सर आप रीइन्वेस्टमेंट थोड़ी FD में 40-40% पे कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर सकते हो, इसीलिए मॉडिफाइड IRR इज मोर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब जो एक वन ऑफ माय फेवरेट सम्स है एंड दैट इज दिस GDR का सम। दिस GDR का सम बहुत मस्त सम है, इंस्टीट्यूट ने आई थिंक 1 या 2 बार पूछा है, बट मस्त सम है।
हाँ पब्लिक, थोड़ा सम में ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब गॉर्डन्स ग्रोथ यूज करना है। गॉर्डन्स ग्रोथ याद है आपको सर? गॉर्डन्स ग्रोथ P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। सर इससे प्राइस मिलता है, लेकिन के ढूंढना है तो के कैसे ढूंढूं मैं? के इज D1 अपॉन P0 प्लस जी, मतलब कंपनी के एंगल से मैं ढूंढ रहा हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा एज पर गॉर्डन्स ग्रोथ। तो सम इज मोर अबाउट दैट कि कंपनी पैसा रेस करने जा रहा है बाहर से, तो कंपनी को कॉस्ट कितने का होगा। बहुत मस्त है सम है, आप एक एक लिखोगे तो समझेगा, क्योंकि ट्रिकी है। और अगर मैं पेपर चेकर रहता तो मैं ये सम जरूर डालता। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन एंड सम कॉमन नॉलेज ऑफ GDR, ऐसा मस्त है। हाँ, Odessa Limited has proposed to expand its operation for which it requires 15 million fund डॉलर में net of issue expenses which amounts to 2% of the issue size। मतलब सर उसको जो पैसा चाहिए, उसको पैसा कितना चाहिए? इन्होंने बोला है उसको पैसा कितना चाहिए सर? 15 मिलियन तो चाहिए, लेकिन ग्रॉस चाहिए नेट चाहिए? सर उसको नेट अमाउंट चाहिए। नेट रिक्वायरमेंट कितने का है? $15 मिलियन का। और उससे बोला है इशू एक्सपेंस कितना है? 2% का। तो सर ग्रॉस इशू कितने का करना पड़ेगा? ग्रॉस इशू कितने का करना पड़ेगा जिसमें से कट के 2% कट के मेरे पास है? क्या मैं बोल सकता हूं ये 15 मिलियन जो है वो 98% है, तो 0.98 है एवरीवन। 15 मिलियन तो 100% कितना होना चाहिए एवरीवन? $15.31 या 306 जो भी आपका आया रहेगा। उन्होंने 3 डेसिमल लिया, आप 31 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर इतने का इशू करना पड़ेगा, 2% का खर्चा होगा, वो निकालने के बाद आपके हाथ में नेट 15 मिलियन आएगा अभी तक के इंफॉर्मेशन के अनुसार। इट प्रपोज टू रेस फंड्स थ्रू अ GDR मतलब ग्रॉस डिपॉजिटरी रिसीट, बाहर से रेस करूंगा मैं। इट कंसिडर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स इन प्राइसिंग द इशू। द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 300 एंड 3 शेयर्स अंडरले 1 GDR। मतलब सर एक GDR में कितना शेयर्स है? एक GDR में उन्होंने बोला 3 शेयर्स का लॉट है, और एक शेयर का कीमत इन रूपी टर्म्स दिया है। कितना उन्होंने दिया पब्लिक? 300 रुपया दिया है। समझा क्या? अंडरलाइंग शेयर्स आर प्राइस एट 10% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। मतलब सर GDR बेचने के लिए इसने GDR का प्राइसिंग क्या रखा? सर GDR बेचने के लिए GDR का प्राइसिंग क्या रखा सर? प्राइस एट 10% डिस्काउंट। मतलब सर 10% डिस्काउंट, तो सर ओवरऑल वो GDR पे 10% डिस्काउंट मारेगा एक GDR पे। अभी एक GDR में कितना शेयर्स है सर? 3 शेयर्स है। तो वो बेसिकली GDR इशू कितने पे करेगा आप बता सकते हो? इशू प्राइस मैं निकाल रहा हूं GDR का, अगर मैं रुपी टर्म्स में देखूं तो उसको एक GDR में 3 शेयर है, तो 300 रुपया इंटू 3, उस पे उसको 90 पैसा ही मिलेगा, 10% ही मिलेगा एवरीवन। तो उसको नेट कितना मिलने वाला है? 810। लेकिन ये तो रुपये में हुआ, उसको GDR इशू किधर करना है? डॉलर में करना है, वो भी बात ध्यान रखना। तो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट इज 60 रुपीज फॉर अ डॉलर। तो उन्होंने मेरे को एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट मेरे को उन्होंने दिया हुआ है $1 का कितना है? 60 रुपए। तो सर ये जो GDR है वो उसका इश्यू प्राइस वो डॉलर में तो लॉन्च करना पड़ेगा ना उसको। तो इश्यू प्राइस ऑफ GDR इन डॉलर में कितना होगा सर? 810 डिवाइडेड बाय 60 कितना आता है पब्लिक? 13.50। जरा नोटिस करो पब्लिक, उसको GDR से पैसा कितना चाहिए डॉलर में? उसको डॉलर में 15.31 चाहिए, और उसको एक GDR कितने में लॉन्च करना पड़े? 13.5 में। तो सर आप बता सकते हो क्वेश्चन पूछने के पहले वो कितना नंबर ऑफ GDR इशू करे? नंबर ऑफ GDRs
टू बी इशूड, क्वांटिटी कितना इशू करे उसको $15.31 मिलियन चाहिए और एक जीडीआर इशू करेगा $13.50 में एवरीवन। वही उनका क्वेश्चन है मस्त वाला। तो बताओ कितना मिलियन? 1.13 राउंड फिगर 1.134 मिलियन जीडीआर इशू करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड? मस्त समय। सो यहाँ पे उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर to be issued and the cost of GDR if 20% dividend is expected. Sir, dividend is expected 20%, मैं इसको बोलता हूँ D1 and growth rate of 20% है G। इधर से हिंट मिले कि गॉर्डन्स ग्रोथ होगा, समझा क्या? और कॉस्ट ऑफ इशू भी है अपने पास। हाँ सर, अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या दिया है उन्होंने आपको, ये पॉइंट नंबर ए तो निकाल दिया आपने, नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड। अभी सर मैं बी वाला पार्ट करूं कॉस्ट ऑफ जीडीआर, तो मैं यहां पे लिखूंगा अच्छे से पहले एज पर माननीय श्री गॉर्डन्स ग्रोथ के ई इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। मतलब सर कितना डिविडेंड मिलेगा कितने पे? सर ये कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी कितना डिविडेंड देने वाला है और कंपनी कितना प्राइस उसको नेट मिलने वाला है और उस पर ग्रोथ कंपनी के लिए कॉस्ट है ना। सो सर कंपनी को कितने रुपए पे कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब कंपनी को मिल कितना रहा है और उसको डिविडेंड कितना देना पड़ेगा। सर D1 सर D1 है क्या आपके पास? आपके पास D1 या D0 क्या दिया है? D1 क्या है सर? D1 कहीं पे है अपने पास? 20% डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, 20% डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, मतलब डायरेक्ट D1 ही दिया हुआ है उन्होंने अपने को। तो सर मैं D1 20%, सर डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, तो कहीं पे उन्होंने फेस वैल्यू नहीं बोला तो अपन 10 अज्यूम लिख देने का। तो सर 10 रुपीज पे उन्होंने 20% बोला ना, तो मैं लिख सकता हूं D1 इज 20 ना, कितना बोला? 20% डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, हाँ बराबर। सो मैं 2 रुपीज लिखूंगा पब्लिक D1 everyone and it is expected to grow at कितना 20%। सो वो उन्होंने मेरे को ग्रो करने को बोला 20% पे। और प्राइस मेरे पास है क्या सर? प्राइस कितना है सर अपने पास? करंट प्राइस कितना? वो तो सर एक शेयर का है, तो या तो आप सब एक शेयर पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 3 शेयर पे भी कर सकते हो। सर एक शेयर पे करो, एक शेयर पे कर भी सकते हो। तो अगर मैं एक शेयर पे करूं तो एक शेयर पे डिविडेंड 2 है और मेरे को मिलने वाला नेट 300 नहीं है, कंपनी को 300 पूरा मिलने वाला है क्या? 10% डिस्काउंट करके मिलेगा, तो 300 में से 10% माइनस करो कितना? 270 प्लस ग्रोथ रेट उन्होंने बोला है 20, जरा निकालो 2/2.7 प्लस 0.2 इंटू 100 कितना आ रहा है पब्लिक? 74 या 75% यू कैन राइट। सर ये टोटल में 3 शेयर पे करता ना, तो न्यूमरेटर में 6 रुपए डिविडेंड लेता और डिनोमिनेटर में 810 रुपए लेता और कुछ नहीं। एवरीवन सर यही चीज अपन ने वहां पे इंस्टीट्यूट ने जैसे बोला है वैसे टोटल शेयर पे लिया तो भी सेम आया आंसर, कोई फर्क ना पड़े। राइट एवरीवन, सो दिस इज द एंड ऑफ द जर्नी। एंड ऑफ द जर्नी। क्या हो गया जरा भी नहीं बोले। चलो सिर्फ 1-2 मिनट का ब्रेक देता हूँ और मैं बताता हूँ लास्ट डे का कैसे क्या प्रिपरेशन करने का, और थोड़ा इंडिविजुअली भी किसी को पूछना हो तो वो भी मेरे को बता सकते हो, ठीक है।